है गाइस, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। इससे पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने मापक यंत्र क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, मापक यंत्रों पर लगने वाले बल आघूर्ण, उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने रिजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी देखी थी। आज हम यहाँ पर देखेंगे मापक यंत्रों के प्रकार, है ना। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर और उनके वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो मापक यंत्र जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम मापक यंत्रों की बात करें, ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर 2 प्रकार के मापक यंत्र पढ़ेंगे। एक होंगे आपके PMMC इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें आप मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, है ना। और एक होते हैं आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं और MI इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे PMMC इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं PMMC इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि PMMC का मतलब क्या होता है ना। तो PMMC का मतलब होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, है ना। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। तो आपको नाम से स्पष्ट है ना, कि यहाँ पर क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट मतलब स्थायी चुंबकत्व होगा, और जो रोटेटिंग पार्ट्स होगा वो क्या होगी, एक कॉइल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाकर बताता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों को एक PMMC इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर बनाकर बताया हूँ, है ना। ये क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं या भाग क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये बेरिंग होता है, ठीक है, जो फिक्स होता है। एक ये धुरा होता है या स्पिंडल होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आप एक कॉइल बनाते हो, है ना। यहाँ पर बाइंडिंग की हुई होती है, और इसी कॉइल के साथ में आपका ये संकेतक या पॉइंटर जुड़ा होता है। ये स्केल पहले से बना हुआ होता है। यहाँ पर ये 2 फॉस्फर ब्रांच की बनी हुई स्प्रिंग होती है ना। हम इन सब के बारे में डिस्कस पुराने लेक्चर में कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये परमानेंट मैग्नेट है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, PMMC इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल की बात करें या सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप लोगों को पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब जब भी किसी ऐसे चालक को जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही हो, अगर उसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो वह चालक एक फोर्स अपने आप पे एक्सपीरियंस करता है, यानी उसके ऊपर एक बल लगता है ना, लॉरेंस फोर्स की वजह से। और वो बल क्या करता है कि उस चालक को घुमाने का प्रयास करता है। तो यही मैकेनिज्म या यही प्रिंसिपल का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इन स्प्रिंग के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं सर्किट के अंदर। यहाँ पर, है ना, ये मैंने क्या कर दिया, विद्युत सप्लाई जोड़ा। तो ये परमानेंट मैग्नेट है। जब इसको हम इस कॉइल को यहाँ से वैद्युतिक सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स के अनुसार क्या होगा कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है। तो ये अपने आप पे क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके ऊपर एक बल लगेगा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा। मतलब DC मोटर का कार्य सिद्धांत। अगर आप लोगों ने DC मोटर का कार्य सिद्धांत पढ़ा होगा तो सेम वही प्रिंसिपल है। जब भी मैं DC मोटर पढ़ाऊँगा आपको और डीप में यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये कॉइल मूव करेगी, और कॉइल मूव करेगी तो ये पॉइंटर स्केल के ऊपर मूव करेगा और आपको डायरेक्ट मान देगा, है ना। मतलब कि ये जो मीटर है, इसको हम सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि DC मोटर के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर कई बार स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट या परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट या स्थायी चुंबक यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इंडक्शन मोटर के, DC मोटर के, सिंक्रोनस मोटर के, उपरोक्त सभी पे। तो आपको क्या लगाना है, DC मोटर का कार्य सिद्धांत, क्योंकि DC मोटर का भी सिद्धांत यही होता है। क्या होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, एक आर्मेचर होता है। जब आप आर्मेचर को करंट देते हो तो मोटर क्या होती है, घूमती है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर देखो यहाँ पर मैं करंट देता हूँ तो जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है BIL साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। थीटा अगर मैं यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखूँ तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स बचेगा ये हो जाएगा BIL, ठीक है, यानी कि इस कॉइल के ऊपर। हाँ, अब अगर हम यहाँ पर टॉर्क की बात करें, है ना, यानी कि बल आघूर्ण की बात करते हैं, तो बल आघूर्ण आपका पता है क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बल आघूर्ण होता है ना। ये सूत्र आप याद रखेंगे। तो बल आघूर्ण यहाँ पर कौन सा लगेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, मतलब जिसके कारण पॉइंटर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हमने TD से शो किया था, तो TD इज इक्वल टू फोर्स। अब देखो अगर मैं यहाँ पर इस कॉइल की लंबाई L लेकर चल रहा हूँ और यहाँ से इसकी जो विड्थ है इसको मैं B लेकर चल रहा हूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा कि विस्थापन कितना होगा, सिर्फ इतना होगा ना जितने के लिए ये कॉइल बनी है, तो F इंटू B, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं F का मान रखूँगा तो TD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIL B, है ना। और ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आप लिख सकते हो। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा ये हो जाएगा BIL A, है ना। अब यहाँ पर देखो सारे पैरामीटर जो एरिया होता है, ठीक है, सॉरी L नहीं आएगा यहाँ पर, BI है। तो यहाँ पर जो एरिया होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो परमानेंट है और एरिया भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो आपको पता चल गया कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना। बट आप लोगों को पता है कि जब मीटर रीडिंग देता है उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर होता है ना। यानी कि जब मीटर पाठ्यांक देगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होगा कंट्रोलिंग टॉर्क के, ठीक है। और आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है ना, ये आप क्या लिखते हो, K थीटा, ठीक है। कंट्रोलिंग टॉर्क तो K क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और थीटा इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब ये जो पॉइंटर कितने एंगल से यहाँ से डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर हम TD का मान लिखें तो I, है ना, यहाँ पर चलो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, तो TD इज इक्वल टू GI, इसको लिख सकते हैं, G हमारे लिए कांस्टेंट है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं GI इज इक्वल टू K थीटा, ठीक है। और ये G और K आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो डिफ्लेक्टिंग एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं करना, ITI के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है ना। आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें डिफ्लेक्टिंग एंगल जो राशि है उसके सीधे समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपको ये वाला जो रिलेशन है ये याद रखना है। अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी वजह से, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये रिलेशन क्या आया। तो अगर मान लो, ठीक है, कि किसी परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर है ना, और जो डिफ्लेक्टिंग एंगल थीटा है वो इस समय मान लीजिए कि 1 डिग्री है, ठीक है। तो जब धारा का मान 2 एम्पियर होगा तो जो डिफ्लेक्टिंग एंगल है वो 2 डिग्री होगा। जब धारा का मान 3 एम्पियर होगा तो डिफ्लेक्टिंग एंगल 3 डिग्री होगा। मतलब कि यहाँ पर जो पैमाना होगा वो एक समान बना होगा। इसीलिए आप लोग कहते हो कि जो PMMC इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके पैमाने को आप कैसा बनाते हो, समरूप बनाते हो, है ना, या एक समान होता है, ठीक है, या अनुपातिक होता है। अनुपातिक मतलब देखो 1 के साथ 1 डिग्री, 2 के साथ 2 डिग्री, 3 के साथ 3 डिग्री, मतलब कि क्या हो रहा है, आपको लीनियर रिलेशन मिल रहा है, एक जैसा।
समझ में आया यहाँ पर, है ना। तो यहीं से आपको आइडिया लगता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका पैमाना अनुपातिक होता है। अब यहाँ पर अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल को हमने समझा था कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट देते हैं तो वो क्या होता है, एक बल लगता है जिसके कारण टॉर्क लगता है। अब ये डीसी तो दे दिया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इन केस एसी सप्लाई देते हैं, है ना, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैंने एसी सप्लाई दिया तो फिर यहाँ पर यह पॉइंटर रीडिंग देगा क्या, पॉइंटर रीडिंग नहीं देगा। अब आप लोगों को याद करना पड़ेगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो रोटर क्या होता है, दोलनी गति करने लगता है, मतलब उसके दोनों ओर जो आपकी नॉर्मल स्थिति है उसके दोनों ओर मूव करेगा लेकिन घूमता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर होगा कि ये एक क्या होगा, सिंगल फेज मोटर का मैकेनिज्म होगा। जब हम यहाँ पर इसको पॉइंटर को एसी सप्लाई देते हैं तो ये पॉइंटर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, किसी प्रकार की रीडिंग नहीं देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, ये ओनली डीसी पर कार्य करेंगे, एसी पर कार्य नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट आप लोगों को समझाया। पहला कि इनका पैमाना क्या होता है, अनुपातिक होता है। डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई का मापन कर सकते हैं, एसी सप्लाई का मापन नहीं करेंगे। अगर हमने मीटर को एसी सप्लाई दिया तो पॉइंटर क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, किसी प्रकार की रीडिंग नहीं देगा। अब जब मैंने आप लोगों को स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली समझाया था, है ना, तब मैंने बताया था कि जो स्प्रिंग होता है इसी का उपयोग करते हैं हम क्या, सप्लाई देने के लिए। तो अगर मान लो कि इस मीटर की स्प्रिंग टूट गई, यहाँ से इस मीटर की स्प्रिंग ब्रेक हो गई, तो अब इसकी रीडिंग क्या होगी, अब रीडिंग आपका हो गया 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सप्लाई ही नहीं जाएगी, है ना। तो अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की मीटर स्प्रिंग टूट जाती है तो मीटर कोई रीडिंग नहीं देता है। तो ये पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। चलो इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे, पीएमएमसी मापक यंत्र डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं, डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा लिखेंगे, पीएमएमसी मापक यंत्र केवल डीसी धारा का मापन करते हैं या डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, है ना। डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं मतलब सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट का मापन करेंगे, ठीक है। तीसरा लिखेंगे, पीएमएमसी मापक यंत्रों का पैमाना पैमाना मतलब स्केल, पैमाना अनुपातिक होता है, ठीक है। ये पॉइंट समझा चुका हूँ कि अनुपातिक क्यों होता है, ठीक है, न समरूप होता है। अगला लिखेंगे, यदि पीएमएमसी मापक यंत्रों में स्प्रिंग टूट जाती है तब मीटर 0 पाठ्यांक, है ना, या इसको ऐसा लिख लो, जब मीटर 0 पाठ्यांक देता है, ओके, है ना। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, पीएमएमसी मापक यंत्रों को यदि
एसी सप्लाई दी जाए या एसी सप्लाई दी जाए तब पॉइंटर कंपन करेगा एवं कोई पाठ्यांक नहीं देता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, है ना, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये सभी आईटीआई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर एक और लिख लीजिए, है ना, कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एवरेज वैल्यू का मापन करते हैं, क्योंकि डीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज, है ना। तो एवरेज वैल्यू या औसत मान, ठीक है, औसत मान को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो स्प्रिंग लगाई जाती है वो किसके लिए लगाई जाती है, कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए। तो आप लोगों को सिंपल सा दिख रहा होगा कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन सी कंट्रोलिंग प्रणाली अपनाई जाती है, स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो चलो ये पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हो कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली उपयोग की जाती है ना, स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली उपयोग की जाती है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था डैम्पिंग। तो जब मैंने डैम्पिंग आप लोगों को पढ़ाया था, यानी कि अवमंदन टॉर्क या अवमंदन बलागुण पढ़ाया था, जब भी बताया था कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कौन सी अवमंदन प्रणाली उपयोग की जाती है, एडी करंट अवमंदन प्रणाली। तो आप यहाँ पे लिख ले सकते हो, है ना, कि पीएमएमसी मापक यंत्रों में भंवर धारा या एडी करंट, है ना, भंवर धारा, इसे आप क्या कहते हो, एडी करंट, ठीक है, अवमंदन प्रणाली उपयोग की जाती है, अवमंदन प्रणाली उपयोग की जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके पीएमएमसी या परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। जैसे मापक यंत्र क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डीसी मोटर के कार्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सिर्फ डीसी सप्लाई पर कार्य करते हैं। फिर पैमाना अनुपातिक या समरूप होता है। फिर क्या लिखेंगे कि स्प्रिंग अगर टूट जाती है तो क्या होगा, आपका मीटर 0 रीडिंग प्रदर्शित करेगा। अगर आपका ऐसी सप्लाई दी जाएगी मापक यंत्रों में तो पॉइंटर जो होगा वो वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा और कोई रीडिंग नहीं देगा। फिर यहाँ पर ये क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू का मापन करते हैं, है ना। इनमें क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल प्रणाली उपयोग की जाती है। और अगर भंवर डैम्पिंग टॉर्क की बात करेंगे तो भंवर धारा या एडी करंट डैम्पिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा पीएमएमसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।